दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में। संघ की कार्यपालिका जिसे केंद्रीय सरकार कहा जाता है, इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें डायरेक्ट अनुच्छेद ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अनुच्छेद को ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। 148 अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वहीं महान्यायवादी 76वें अनुच्छेद में दिया गया है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे अनुच्छेद 63 में। आगे चल के सभी अनुच्छेद को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 की बात करेंगे हम निर्वाचन के बारे में, क्योंकि निर्वाचन से क्वेश्चन बनता है कि इसके निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ना कि सभी सदस्य। वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन इसमें इसलिए सभी सदस्य नहीं शामिल होते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए वह भाग नहीं लेता है। आगे हम बात करेंगे तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया। 70वें संविधान संशोधन से पहले दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया। वहीं अनुच्छेद 55 में कहा गया है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होगा। तो यानी 54 में कहा गया है कि कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और 55 में ये बताया गया है कि किस प्रणाली से होगा इसका चुनाव। इसके बाद हम बात करेंगे कि कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल अनुच्छेद 56 में दिया गया है और अनुच्छेद 56 के अनुसार शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन शपथ ग्रहण लेता है उस तारीख से 5 वर्ष के लिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। इसके पहले पद छोड़ सकता है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। परंतु शपथ ग्रहण राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, लेकिन वहीं उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया आगे चल के हम बात करेंगे अनुच्छेद 61 के बारे में, उसमें दिया गया है। यहाँ हम योग्यता की बात करेंगे। योग्यता में दिया गया है अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत का एक नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो। वहीं
अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो यहाँ जो लोकसभा का सदस्य लिखा गया है, इसके स्थान पर राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्य हो। वहीं शपथ की बात करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा अनुच्छेद 60 में दिया गया है। हम महाभियोग की बात करते हैं, अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 के बारे में बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन में उसके कम से कम 1/4 सदस्य, यानी संसद के लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 सदस्यों द्वारा संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा और 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। आरोप लगाने के बाद में 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि उस सदन ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में जाने के बाद में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सफाई पेश करने का अवसर दिया जाएगा। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो महाभियोग पूर्ण माना जाएगा और राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कार्य और शक्तियों के बारे में। कार्य और शक्तियाँ दिया गया है विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। विधायी कार्य में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, इसलिए बिना उसके हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। यानी जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा, बिना उसके हस्ताक्षर के कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में अगर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग होता है और बिना उसके हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत एवं सत्रावसान करता है, यानी सत्र को बुलाएगा और सत्र को समाप्त करेगा राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत करता है एवं सत्रावसान करता है, मतलब सत्र को बुलाता है और सत्र को समाप्त करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्तियाँ। संपूर्ण निषेधाधिकार के बारे में, आत्यंतिक वीटो के बारे में हम बात करेंगे। यदि संसद से पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, यदि संसद से पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकता, इसलिए इसे संपूर्ण निषेधाधिकार कहा जाता है। वहीं निलंबनकारी निषेधाधिकार। यदि संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, जिसे संसद दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। परंतु इस प्रक्रिया में विधेयक कानून बनने से कुछ समय के लिए रुक जाता है। इसे निलंबनकारी निषेधाधिकार कहा जाता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए यह निलंबन कर दिया गया था इसका। इसके बाद हम बात करेंगे पॉकेट वीटो का। पॉकेट वीटो की बात करते हैं कि अभी तक ज्ञानी जैल सिंह ने सिर्फ इस वीटो का प्रयोग किया गया है। इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो कहलाती है। इसे पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। नोट 1986 में अभी तक एक बार ऐसा हुआ है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इस वीटो का प्रयोग यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग डाक संशोधन विधेयक पर किया था, जो इस वीटो का एकमात्र उदाहरण है। अनुच्छेद 123 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे अध्यादेश जारी करने के बारे में। 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, वहीं 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। तो हम अभी राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि जब संसद का कोई सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, तत्काल कोई कानून
लागू करने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति उन विषयों तक जहां तक संसद को विधि बनाने का अधिकार है एक आदेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है। यानी जहां तक विधि बनाने का अधिकार है और तत्काल प्रभाव से कोई कानून लागू करना है तो अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसे अध्यादेश कहा जाता है। और अध्यादेश जारी होने के पश्चात संसद की पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर संसद की अनुमति प्राप्त करनी होती है। संसद के दोनों सत्र मतलब जब भी संसद का सत्र बैठेगा उसके 6 सप्ताह के भीतर इस पे संसद की अनुमति प्राप्त करनी होती है। और संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इसलिए अधिकतम 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतराल होता है। इसलिए 6 माह की अधिकतम अवधि और 6 सप्ताह यानी 6 माह और 6 सप्ताह या 7.5 माह। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना होती है? कहीं कहीं 6 माह 6 सप्ताह दे देगा, ये भी उत्तर सही है। कहीं कहीं 7.5 माह दे देगा तो ये, लेकिन 6 माह सही नहीं होगा। प्रशासनिक शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे कि संघ की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। संघ की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यानी जाते हैं विदेशों में जाते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। देखिए, जाएंगे मोदी जी, लेकिन कार्रवाई किसके नाम पे होती है? राष्ट्रपति के नाम पे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यानी किसी राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो गई है तो राज्यपाल के कहने पर वहाँ की कानून व्यवस्था विफल होने के उपरांत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये राष्ट्रपति करेगा 356 अनुच्छेद के अनुसार। वहीं हम बात करेंगे संघ स्तर के महत्वपूर्ण पदों, जैसे जो भी महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर के अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों, विदेश में भारत के राजदूत या उच्चायुक्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपतियों, राज्यों के राज्यपाल, इन सबकी या प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 72 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा, परिहार, लघुकरण एवं निलंबित कर सकता है। यानी क्षमा भी कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, कुछ दिन के लिए छोड़ सकता है, लघुकरण यानी कम कर सकता है एवं निलंबित भी कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 143 के बारे में। 143 में कहा गया है कि किसी विधि या तथ्य के मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है या सलाह मांग सकता है, परंतु मांगी गई सलाह को देने और दी गई सलाह को मानने के लिए इनमें से कोई भी बाध्य नहीं है। यानी किसी विधि या तथ्य के मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और सलाह मांग सकता है। सलाह दे भी सकता है, सलाह मांग भी सकता है, परंतु मांगी गई सलाह को देने और दी गई सलाह को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है इसमें से। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात हम करेंगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। अभी तक सिर्फ राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति
पूछ लेता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। बीबी गिरी बारह वेंकट गिरी के बारे में बात करेंगे तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये भी पूछ लेता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किसे चुना गया, तो बीबी गिरी। और 2 बार मतगणना के बाद किसे चुना गया, बीबी गिरी। बीबी मतलब बीबी गिरी 2 बार। वहीं नीलम संजीव रेड्डी की बात करेंगे तो निर्विरोध, यानी नीलम संजीव, ना से नीलम हो जाएगा ना से निर्विरोध, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। और ज्ञानी जैल सिंह 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अभी तक सिर्फ 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर ही पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, जो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया, और किसी राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं किया गया। वहीं प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। रामनाथ कोविंद के बारे में हम बात करेंगे कि व्यक्ति के रूप में 14वें और कार्यकाल के रूप में 15वें राष्ट्रपति थे। और द्रौपदी मुर्मू जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं, ये द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी और पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति बनी। इनका कार्यकाल व्यक्ति के रूप में 15वां एवं कार्यकाल के रूप में 16वां। व्यक्ति के रूप में और कार्यकाल के रूप में इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि पीसीएस में पूछा गया था कि कार्यकाल के रूप में कौन से राष्ट्रपति हैं, किस नंबर के, इसलिए यह बात हम कर रहे हैं। और यदि आपको इसी प्रकार अच्छा कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य